तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेनॉल्ड संख्या। पिछली हमने वीडियो में पढ़ा था स्टोक का नियम और शांता के बारे में हम पढ़ चुके थे। शांता क्या है, शांता गुणांक क्या है, और आशा करता हूँ आपने वो क्लासें देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कहूँगा कि वो नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं आया। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो रेनॉल्ड संख्या आर। रेनॉल्ड नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने द्रव का नेचर समझाने के लिए एक संख्या परिभाषित की जिसे हम क्या कह देते हैं, रेनॉल्ड संख्या। अब द्रव का नेचर का मतलब क्या हुआ कि हमने ये पढ़ा था कि जो तरल है वो दो प्रकार से प्रवाहित होता है। एक तो धारारेखीय प्रवाह होता है, धारारेखीय प्रवाह, और दूसरा कौन सा था उसका, प्रक्षुब्ध प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह। इन दोनों को बीच के अंदर से विभाजित करने वाला एक वेग था जिसे हमने क्या बोला था, क्रांतिक वेग। अगर द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम है तो उसका प्रवाह क्या रहेगा, धारारेखीय, मतलब एक सीधी रेखा के अंदर चलेगा। अगर वेग का मान क्रांतिक वेग से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो अब उस नियम के अंदर कुछ कमियां थी कि हमें देख कर ये पता नहीं चल पाता था भाई, उसके लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती थी, और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम सबसे पहले किसका मापन करते, क्रांतिक वेग का। फिर देखते कि इस जो द्रव प्रवाहित हो रहा है इसका वेग कितना है, फिर दोनों की तुलना करते। मान लो क्रांतिक वेग का मान तुम्हारे पास में कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये फिक्स हो गया पानी के लिए, मान लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो पानी प्रवाहित हो रहा है उसका द्रव कितना है, मान लो वो कितना आ गया वेग, 15 मीटर प्रति सेकंड। फिर हम ये सोचते हैं कि ये ज्यादा है ये कम है, तो द्रव का वेग क्या होगा, धारारेखीय प्रवाह। अगर हमने वेग मापा और वो कितना आ गया, 22 मीटर प्रति सेकंड, फिर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्रांतिक वेग से ज्यादा है तो प्रवाह क्या होगा, इसमें हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ती थी। इस कमी को दूर करने के लिए एक रेनॉल्ड नाम का साइंटिस्ट था जिसने एक फिक्स संख्या बताई जिसे हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड संख्या। और इसी संख्या के आधार पे हम ये बताएंगे कि द्रव का प्रवाह धारारेखीय होगा या प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो इसमें एक लाइन लिख लो सबसे पहले। वैज्ञानिक रेनॉल्ड ने किसी नली में प्रवाहित द्रव के लिए एक संख्या दी जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। एक संख्या दी जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। इसके आधार पर द्रव के धारारेखीय व प्रक्षुब्ध प्रवाह की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। इसका मान ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र की सहायता लेते हैं। रेनॉल्ड संख्या R बराबर रो वी डी बटा नीटा। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, ये केवल संख्या दे रखी है, ये हमें ध्यान रखनी है। जहाँ अभी इस पर हम एक सवाल करेंगे, जहाँ रो बराबर घनत्व है, वी बराबर द्रव का वेग, डी बराबर नलिका का व्यास, जिस नली के अंदर से द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका व्यास, और नीटा शांता गुणांक, द्रव की शांता का गुणांक।
ये नोट कर लो। अब इसमें कंडीशन है वो नोट करनी है। कंडीशन नंबर 1, यदि रेनॉल्ड संख्या का मान 1000 से कम आता है, इस सूत्र के अंदर हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और बाद में हल करेंगे। तो अगर आर का मान किससे कम आ जाता है, 1000 से कम आता है, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होगा, धारा रेखीय होगा। सर 1000 से कम, 1000 से कम। कंडीशन नंबर 2, यदि आर का मान 1000 और 2000 के मध्य है, तो द्रव का वेग परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तनशील माना जाएगा, अर्थात ना तो प्रवाह धारा रेखीय रहेगा तथा ना ही तीव्र लहरें उत्पन्न होगी, तीव्र लहरें उत्पन्न होगी। तीसरी कंडीशन है, यदि आर का मान ज्यादा हो जाए किससे, 2000 से, तो द्रव में तीव्र लहरें उत्पन्न होती है तथा प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। किताब है किसी बढ़िया। अब मान लो पेपर के अंदर आपसे पूछे कि धारा रेखीय प्रवाह को परिभाषित करो, तो आपके पास में दो परिभाषा होगी। एक तो वो पहले हमने लिखी थी कि द्रव का इस प्रकार का प्रवाह जिसके अंदर प्रत्येक कण अपने से आगे वाले कण के पथ का अनुसरण करता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। या हम क्या लिख सकते हैं, वह द्रव जिसके लिए रेनॉल्ड संख्या आर का मान 1000 से कम होता है, तो उस द्रव का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। समझ गया कि एक लाइन का उत्तर लिखना है सीधा। एक उदाहरण करते हैं, सवाल लिखो। एक द्रव जिसका घनत्व है, एक द्रव जिसका घनत्व है 1.06, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक द्रव जिसका घनत्व है 1.06 गुणा 10⁻³ किलोग्राम 10 मीटर इनवर्स है, तथा यह जिस नली से प्रवाहित हो रहा है, उस नली का क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर है।
क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर है, वह व्यास 0.4 मीटर है। व्यास कितना है? 0.4 मीटर। एवं इस द्रव का श्यानता गुणांक श्यानता गुणांक 2.7 है। द्रव का श्यानता गुणांक 2.7 है तथा द्रव का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो द्रव के प्रवाह की व्याख्या करो। तो द्रव के प्रवाह की व्याख्या करो। सूत्र लगा दीजिए यार। हाँ, सूत्र लगा के बताओ किस प्रकार का प्रवाह होगा। धारा रेखीय होगा, प्रक्षुब्ध होगा। लगाओ सूत्र। मात्रक का ध्यान रखना। एमकेएस पद्धति में मात्रक कौन कौन से क्या क्या लेते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम में आएगा, दूरी मीटर में आएगी, समय सेकंड में आएगा। लगाओ, हल करो। निकालो मान। वो सूत्र लगाना है, वो सूत्र डी कार्ड में की कार्ड सी कार्ड में की कोई समझ में कोई नहीं यार। की कार्ड है डी है द्रव की प्रवाह की व्याख्या है। प्रवाह की व्याख्या धारा बताना रेखीय है। धारा रेखीय एक प्रक्षुब्ध आर कार्ड से डी क्यों कार्ड से डी तो दे दो अपन वो आधो व्याज करो करो मन ध्यान को नहीं आधो पूरा थाने डाटा दे दियो सूत्र का मैंने मान में लो उत्तर काटो। कितना उत्तर आया? फटाफट कर भाग करना है। तो 3 के बाड़े से काट ले, पूरा भाग नहीं लग रहा। तो अप्रोक्सीमेशन थान सिखा दियो, भाग देनो थान सिखा दियो, गुणा खंडो थान सिखा दियो। सही थे, 2 दिन लगा रहे हो सवाल करता। इसको टाइम क्यों भाग सीखा करना। तो पॉइंट में फंस गया है। समझ में बढ़िया बात को लगाओ, गुणा करके सीधो धारा रेखीय सर केट। हाँ, वो तो भाग बड्डो लाग के जब मेरे पड़ गया धारा रेखीय। उत्तर तो अपन काटना पड़े। समझा रेखीय। आओ आओ
सारी जिंदगी ने बेहतरीन बनाऊं। देखो फिर मैं तो क्या बनाऊं, बनानी ही बनाशी। समझो आर के अंदर मान रखना है आर बराबर रो 1.06 गुणा 10 की घात 3। संख्या डर रहे हो यहाँ जितने कितना कई दिख गयो था। वी को मान है 3, डी का मान है कितना 0.4। कोई वादो कर रही है, कोई दो गुना कर रहे है, क्या कर रहे होते हैं वो 2.7 हो गयो। अब एक टाबर तो है जो कोई एक्यूरेट मान काट सी, एक्यूरेट मान काटना रोटे एक है। देखो के मान काट सी अप्रोक्सीमेट स्कीम तो थाने लगानी आ रही होनी, नहीं तो लगा ही देता एक देर के माइन। मैं लगा बताऊं स्कीम क्या लगे। देखो दूसरे तीसरे पार्ट में आप पढ़े अप्रोक्सीमेशन किस प्रकार से करते हैं। पॉइंट की आगे वाली संख्या 0 है, छोटी है 5 से, इसको 1 लिखेंगे। 1 गुणा 10 की घात 3, ये आ गया 3, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट इसका हट गया। या तुम अगर ये पॉइंट नहीं हटाओ, ये पड़ा रहने दो, ये 2.7 5 से बड़ा है तो इसको क्या लिख देंगे 3, ऊपर कितना पड़ी है 0.4, 3 और 3 घट गया। ये यहाँ से पॉइंट हटा, बटे में कितना 10 आ गया, उत्तर कितना आ गया लगभग 400 आया, 1000 से कम उत्तर आ गया। धारा रेख के प्रभाव बात खत्म, बस इतो सो काम। तो के जंजाल में फंसिया बैठे हो, मेरे तो समझ मारी बन बात। तो उत्तर आना तो चाहिए कि भाई अप्रोक्सीमेशन से लगभग 400 आ रहा है, या इस तरीके से लगभग 500 आ रहे, उत्तर आ रहे मतलब ही। अब एक्यूरेट थारली तरीका में करके दिखाऊंगा। 1.06 गुणा 10 की घात 3 इंटू 3 0.4 बट्टे 2.7। ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हट गया, 3 से कट गया कितनी बार 9 बार। ये 1.06 गुणा ये ऊपर बच गया 4 और नीचे बच गया 9 गुणा 10 की घात 3। ये पॉइंट हटा तो बटे के अंदर आ गया 10 की घात 2, ये कट गया ऊपर बची 10 की घात 1। 4 को इससे गुणा किया तो ये आ गया 424 0 बटे के अंदर 9 आ गया। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, तो 9 चौके 36, 4 बार 6 बच गए, आगे 64 चला गया, 9 सत्ते 63, आगे एक अक्षर और आएगा, फिर पॉइंट के अंदर कुछ भी वैल्यू आएगी, आएगा तो 1000 से कम। इसके अंदर हमने लगभग लिख दिया, इसके अंदर तुमने एक्यूरेट मान लिख दिया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आर की वैल्यू 1000 से कम है, तो इसलिए इसका प्रवाह क्या होगा धारा रेखीय प्रवाह। ऑप्शनल पर्सन जब आते हैं तो ये तरीका करने वाला पीछे रह जाता है, ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। ये तरीका करो, एक ऑप्शन के अंदर तुम्हें मिलेगा 400 वाला ऑप्शन, एक मिलेगा 500 के पास, एक मिलेगा 600 के पास, एक मिलेगा 800 के पास, तो हमारा उत्तर 400 के पास आया, तो ऑप्शन टिक किया आगे बढ़ी बात। 500 के पास तो यार 470 रेंज तो वही होगी नहीं, लेर ली 400 तक की है। 400 500 के बीच की बात, तो आप जब देखें तो 500 आगे पूछ दीजिए, समझ गया कि ठीक है। आगे हेडिंग लगाओ पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के अंदर पहली हेडिंग है मुक्त सतह। पृष्ठ तनाव टॉपिक है और उसके अंदर पहली हेडिंग है मुक्त सतह। मुक्त सतह मुक्त सतह। देखो ये कोई पात्र है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड के अंदर 2 प्रकार की परतें हैं। कितने प्रकार की परतें हैं? 2 प्रकार की। किसी किसी है बताओ देखो कौन कौन सी 2 प्रकार की परतें दिख रही है? एक तो सर वायुमंडलीय और ये द्रव की परत, एक ठोस और द्रव की। एक तो ये परत है ऊपरी ऊपर वाली, और दूसरी इसके नीचे वाली सारी परतें एक ही कैटेगरी की है। कैसे कि ऊपर वाली जो परत है वो किसके संपर्क में है? एक हिस्सा वायु के संपर्क में, और ये जितनी भी परतें हैं ये किसके संपर्क के अंदर है? द्रव के अंदर। तो वह सतह जिसका एक भाग द्रव के कांटेक्ट में हो और दूसरा भाग वायु के संपर्क में हो, वो सतह क्या कहलाती है? तो लिखो परिभाषा। द्रव की वह सतह, द्रव की वह सतह जो
एक ओर से द्रव की वह सतह जो एक ओर से वायुमंडल के संपर्क में हो, वायुमंडल के संपर्क में हो, मुक्त सतह कहलाती है, मुक्त सतह कहलाती है। मुक्त सतह कहलाती है। फोटो बना दिया, साइड में छोटी सी है, तस्वीर बना लेना। अब इसके आगे पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। देखो इसमें क्या होगा कि द्रव के अंदर अगर कोई कण उपस्थित है, मान लो यहाँ कोई कण उपस्थित है, तो इस द्रव के कण पर ऊपर वाले कण बल लगाएंगे, उसे संतुलित करने के लिए नीचे वाले कण आपस में बल लगाते हैं, तो बल संतुलित हो जाता है। इस दिशा का कण इधर बल लगाएगा तो इसे संतुलित करने के लिए इस दिशा में कोई ना कोई बल उपस्थित है अवश्य होगा। तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाता है? 0, क्योंकि सारे बल संतुलित हो गए। उसके परिणाम स्वरूप ये जो बूंद होगी वो स्थिर अवस्था के अंदर पड़ी रहेगी। लेकिन अगर हम इस मुक्त सतह के कण की बात करें तो इस कण पर बाईं दिशा से लगने वाला बल दाईं दिशा से लगने वाले बल से संतुलित हो जाता है, ठीक है। लेकिन नीचे के कणों के द्वारा लगने वाला बल ऊपर के कोई कण है ही नहीं, तो ये उससे संतुलित हो नहीं पाता। इस कारण ये जो कण होता है वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, मतलब अपनी इस रेस्ट की कंडीशन से विचलित होकर गति करना चाहता है। और ये जो ऊपर की सतह होती है ये इस प्रकार से अपना क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहती है कि इसका एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने के लिए इस सतह के ऊपर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। उस तनाव को हम क्या नाम दे देते हैं? पृष्ठ तनाव। अब हमसे पूछ ले कि पृष्ठ तनाव के उत्पन्न होने का कारण क्या हुआ? कि बलों की असंतुलन अवस्था। कौन सी अवस्था? असंतुलन। बलों की असंतुलन अवस्था के कारण इसकी मुक्त सतह के ऊपर उत्पन्न होने वाला तनाव बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो लिखो परिभाषा के अंदर, द्रव की मुक्त सतह, द्रव की मुक्त सतह पर, द्रव की मुक्त सतह पर बलों की असंतुलन अवस्था के कारण, द्रव की मुक्त सतह पर बलों की असंतुलन अवस्था के कारण उत्पन्न होने वाला तनाव बल, उत्पन्न होने वाला तनाव बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब नीचे लिखो, माना द्रव की मुक्त सतह की कुल लंबाई, कुल L लंबाई पर लगने वाला बल बराबर कितना है? अब भाई इधर वाले दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये बल कौन सा है? जो नीचे के अणुओं द्वारा इस अणु के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो मुक्त सतह की एकांक लंबाई पर, मुक्त सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बराबर F/L। L लंबाई पर F बल लगा तो एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा? F/L। और इसी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम क्या कह देते हैं? पृष्ठ तनाव। अतः पृष्ठ तनाव S बराबर F/L।
अतः पृष्ठ तनाव S बराबर F बटे F। अब S का मात्रक विमा और प्रकृति। S का मात्रक, S का विमीय सूत्र, S की प्रकृति। देखो मात्रक हो गया न्यूटन बटे मीटर और विमीय सूत्र F का क्या आ जाएगा M1 L1 T - 2 और बटे के अंदर क्या है L1 तो ये तो दोनों कट गए तो ये बन गया M1 L0 T - 2। राशि सर अदिश अदिश क्या हो राशि है तो बल तो सदिश है, वही तो बल तो सदिश है। अरे प्रभात इंटेलिजेंट पता है, बता कोई बता सकता है। ये बल ऊपर ही सदिश है तो ये एस अदिश कैसे हुआ? बता रहे पीयूष बता ऊपर बल सदिश है तो एस अदिश कैसे हुआ? अदिश हो सी राशि तो अदिश है, ये तो कन्फर्म है, राशि तो अदिश ही होगी ऐसे। अदिश कैसे हुआ? लंबाई सदिश है, विस्थापन है नहीं, लंबाई भी सदिश है, दोनों सदिश 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 हो गए। है वो तो गुणा में होता है। तू बता आदित्य, तू बता कृष्ण। अभी सदिश सदिश को ध्यान कौन पड़ रहे हो? सदिश सदिश को बेरो कौन पड़ रहे हो? चलो कोई बात है, बेरो पाड़ के आया फिर मन बताया सदिश क्या है, ठीक है। कल वापस पूछूंगा, कैमरा तुम्हारी तरफ होगा, बोर्ड की तरफ नहीं होगा, कैमरे में तुम्हारी फोटो दिखेगी, ठीक है। आगे हेडिंग लगाओ पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा, चल इसका आगे वाला कैमरा चालू करेंगे तो तुम्हारे चेहरे दिखाएंगे। पृष्ठ ऊर्जा अद्वार से किस तारीख से चालू है? 11-12 दिसंबर 23 तक साल से किस तारीख में? 12 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अपन भी मेरे कौन पड़ रही है 20 की है 20। चलो लिखो पृष्ठ ऊर्जा। एक फोटो बना लो। इस कण के सारे बल दिखा दो और संतुलित अवस्था। ये रेस्ट की अवस्था के अंदर है, लेकिन यहाँ का जो कण होगा उस पर यही बल लगेंगे और इससे संबंधित हम पढ़ेंगे पृष्ठ बनाओ। अब देखो पृष्ठ ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करते हैं? ऊर्जा ज्ञात करनी है उसकी काटा शक्ति काटा। वेरी गुड, ऊर्जा ज्ञात करनी है वैसे आप शक्ति काटा। ऊर्जा ज्ञात करा तो कार्य ज्ञात करी जाए। कार्य ऊर्जा पर में से कार्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को ना कि शक्ति में, ठीक है। तो लिखो किसी द्रव के अंदर की ओर, किसी द्रव के सर पास होता है कि वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, पास देख ली कर लाएगा। किसी द्रव के अंदर की ओर
किसी कण पर उसके चारों तरफ उपस्थित सभी कणों के द्वारा, उसके चारों तरफ उपस्थित सभी कणों के द्वारा इस प्रकार बल लगाया जाता है कि इस प्रकार बल लगाया जाता है कि इस प्रकार बल लगाया जाता है कि सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे होते हैं। इस प्रकार बल लगाया जाता है कि सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी मुक्त सतह पर उपस्थित कण पर लेकिन इसकी मुक्त सतह पर उपस्थित कण पर क्षैतिज दिशा के बल तो संतुलित हो जाते हैं। क्षैतिज दिशा के बल तो संतुलित हो जाते हैं, परंतु लंबवत दिशा के बल संतुलित नहीं हो पाते। इस कारण मुक्त सतह के कण पृष्ठ से नीचे आना चाहेंगे। मुक्त सतह के कण पृष्ठ से नीचे आना चाहेंगे, कोमा इन कणों को मुक्त सतह पर ही बनाए रखने के लिए ध्यान रखें। मुक्त सतह पर ही बनाए रखने के लिए वायुमंडलीय कणों द्वारा किया गया कार्य इसकी पृष्ठ ऊर्जा में बदल जाता है। समझ लिया कि भाई लोगों, ये कण कहाँ आना चाहेगा? नीचे की तरफ। तो इसको हमें पृष्ठ की, भाई ये नीचे आ गया तो कोई ना कोई कण तो ऊपर जाएगा और इसकी ऊपरी सतह बनाएगा। तो उस कण को उसी सतह के ऊपर बनाए रखने के लिए वायुमंडल के जो कण है वो इसके ऊपर जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसकी पृष्ठ ऊर्जा। नोट लगा के लिख लो, एक नोट लगाओ, उसमें लिखो, जब भी ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो उस तंत्र पर किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। जब भी ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो उस तंत्र पर किया गया कार्य ज्ञात करते हैं, ना कि शक्ति है। शक्ति लिख दिया, कार्य ज्ञात करते हैं, बस इतना लिख लिया, ना लिखा ना की शक्ति। लिख सकता जद पढ़े जद वो एक बुकमार्क लाग गयो, यहाँ पर बुकमार्क लगाएगा ना अपन काल पास। अब एक हेडिंग लगाओ, पृष्ठ तनाव व पृष्ठ ऊर्जा में संबंध। पृष्ठ तनाव व पृष्ठ ऊर्जा में संबंध पृष्ठ ऊर्जा में
पृष्ठ तनाव का प्रतीक चिन्ह क्या था? है डब्लू। एस जल्दी में पहले डब्लू लिखियो। चलो अब आपने एक ऐसा सूत्र डिराइव करना है जिसके अंदर एस भी आ जाए, क्या आ जाए, डब्लू भी आ जाए। अब देखो एकदम सरल सा काम है, कुछ नहीं करना। तो भाई पृष्ठ ऊर्जा है, ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते, क्या ज्ञात करेंगे? कार्य को ज्ञात करेंगे, और कार्य ही उसमें क्या बदल जाती है? ऊर्जा। तो डब्लू बराबर क्या होता है? एफ। हो गया। अभी सूत्र पढ़ा था एस का, एस बराबर क्या था? एफ बटा एल। तो एफ बराबर क्या मिल गया? एस एल। इसको यहाँ पे पटक दिया तो डब्लू बराबर एस एल एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल बन गया, तो डब्लू बराबर एस ए। अब इतना सा करे नंबर तो मिलेंगे नहीं, तो आपने थोड़ो सो क्या करना पड़सी, बढ़ानो पड़सी, चढ़ानो पड़सी। मेन थीम इतनी है ये। तो डब्लू बराबर एफ एक्स, एफ बराबर एस एल, एल गुणा एक्स लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। बात अब घर पे याद करो, इतना सा याद करना है, थ्योरी तो अपने आप बन जाएगी, कुछ है ही नहीं। समझ गया कि? चलो अब इसकी एक फोटो बनाओ बढ़िया, देखिए अपन नंबर दिराज के। ये फोटो है ए बी सी डी। थार वो एक इंस्ट्रूमेंट देखो है अभी के अंदर, वो एक ऐसा गोला सा आता है, इसके नीचे ऐसे पेंसिल सी लगी हुई रहती है, साथ में एक डब्बी आती है, उसके अंदर साबुन का घोल बनाया हुआ रहता है। बच्चे उसके अंदर उसको डुबाते हैं, फिर ऐसे मारते हैं तो गुब्बारे गुब्बारे। तो मैं उसी की फोटो बना रहा हूँ, समझ गया? उनका गोल होता है, अपना चौकोर, ठीक है? तो अभी फूंक मारे, आप अभी घुमाए फूंक मार से। तो देखो बनाओ ए डैश सी डैश। ये नॉर्मल कंडीशन है जब इसको हमने पानी के अंदर नहीं डुबाया। जब तुम इसको पानी, हाँ मैं समझ गया मैं। जब हम इसको पानी के अंदर डुबाएंगे तो डुबाते ही इसके अंदर लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा, और वो लिक्विड क्या करेगा? फैलना चाहेगा। तो ये घूमने वाली गिरनी है, आगे सरकने वाली है, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में, तो ये रूप ग्रहण कर लेगी, क्योंकि इसके ऊपर बल लगा। तो ये इस स्थिति के अंदर आ गई, और ये हो गई तुम्हारी स्थिति कौन सी? इसको कह दो पी और क्यू। इसके बीच में विस्थापन कितना हुआ? डेल्टा एक्स। इसकी लंबाई कितनी है? एल। और अभी कितनी होगी? एल। समझ गया? बनाओ फोटो और यहाँ लिक्विड बन लो। हाँ तो वो फैल लिक्विड पहले इस गैप के अंदर भरा, तो ये आगे चलने वाला है, तो ये फैलेगा आगे, तभी तो इस स्थिति के अंदर आएगा। हमें इसको अपनी मूल स्थिति के अंदर लाना है, तो हम इसको इस साइड से कौन सा बल लगाएंगे? इसके ऊपर एफ बल लगाएंगे। बनाओ। ये ऊपर गोल बना लेना राउंड से, ये बना यानी गिरनी है, ये घूमने वाली, आगे पीछे हो सकती है। बनाओ। माना लिखो इसकी थ्योरी। माना ABCD एक आयताकार फ्रेम है। माना ABCD एक आयताकार फ्रेम है जिसकी भुजा AB व आयताकार है। आयत की परिभाषा और बताऊंगे लाला। फिर फ्रेम देखो कौन सी का नाम लिखा है मैंने कॉपी में, ABCD। वो किसो आकार है बता तू मैंने? किसो ABCD? मैं तो इन A कवा, इन A डैश कवा, इन C डैश कवा। इसके ऊपर डैश लगाया हुआ है, इसको A डैश कहते हैं, इसको B कहते हैं, B फॉर बकरा, C फॉर ते समझ लियो, D फॉर ते समझ लियो, ठीक है? तो ये नहीं पता यार A कौन सा है B कौन सा है। लिखो एक फ्रेम ABCD है जिसकी भुजा AB व CD पर AB व CD पर
दो घिरणी युक्त सर्पिल ए डैश व सी डैश लगे हैं। दो घिरणी युक्त सर्पिल ए डैश व सी डैश लगे हैं, जिनसे भुजा ए डैश सी डैश गति कर सकती है। जिनसे भुजा ए डैश सी डैश गति कर सकती है। अब अगली लाइन में लिखना, जब इस आयताकार फ्रेम को साबुन से भरे घोल में डुबोया जाता है तो भाग ए डैश बी सी डैश में साबुन की एक पतली परत बन जाती है। तथा यह परत पृष्ठ तनाव के कारण PQ दिशा में खिसकती है। तो माना यह डेल्टा x विस्थापन तय कर लेती है। ये डेल्टा x विस्थापन तय कर लेती है। अब देखो, इस फ्रेम को तुम ऐसे उठाओगे तो इसकी एक सतह दो बार वायुमंडल के संपर्क में आ रही है। जैसे ये हाथ है, ये मान लो सतह है, तो इस हाथ का एक तो ऊपरी हिस्सा वायुमंडल के संपर्क में आया और दूसरा निचला हिस्सा। तो इसके अंदर मुक्त सतह कितनी बन गई? दो। तो दो के ऊपर दो बार क्या लगेगा? पृष्ठ तनाव लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि यह मुक्त सतह दो बार वायुमंडल के संपर्क में आती है, अतः उत्पन्न पृष्ठ तनाव बराबर भी दो स्थितियों में होगा। अब लिखो, पृष्ठ तनाव की परिभाषा से पृष्ठ तनाव की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि S बराबर F बटा L, S बराबर F बटे L समीकरण है। तो F बराबर SL, समीकरण नंबर 1। अब ये बल उस दिशा के अंदर लग रहा है फैलने का, तो हमें क्या करना है? इसको मुक्त सतह के ऊपर बना के रखना है। तो हम इसके विरुद्ध काम करेंगे इस दिशा में, और जो काम करेंगे उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो लिखो, अब ये इस दिशा के अंदर आ गया PQ में, हमें इसको वापस बल लगा के कौन सी दिशा में लाना है? A डैश C डैश में। तो लिखेंगे, इस फ्रेम को PQ से पुनः A डैश C डैश स्थिति में लाने के लिए किया गया कार्य W बराबर Fx होगा। विस्थापन करना है हमें डेल्टा x, तो हम क्या लिखेंगे?
कि W बराबर F डेल्टा x। फिर दो मुक्त सतहों के लिए कुल बल 2SL। दो मुक्त सतहों के लिए कुल बल F की जगह क्या रखेंगे 2SL, क्योंकि ये एक सतह का है, आगे वाली का, पीछे वाले का भी इतना ही होगा, तो हमने लिख दिया कुल बल। अतः W बराबर 2SL इंटू डेल्टा x, या कह देंगे W बराबर 2SL इंटू डेल्टा x। अब देखो इस तंत्र की लंबाई कितनी है L और चौड़ाई कितनी है डेल्टा x, तो इन दोनों ने क्षेत्रफल बना दिया, तो हम कह देंगे W बराबर 2S इंटू डेल्टा a। कैसे आया कि L इंटू डेल्टा x बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई अल्प है तो हमारा क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा अल्प हो जाएगा, ये अल्प का चिन्ह है डेल्टा का, तो हम कह देंगे W बराबर 2, ये समीकरण इसी को कहते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2, पृष्ठ तनाव व पृष्ठ ऊर्जा में संबंध बताता है, संबंध बताता है। प्रश्न में लिखा है कि किसी निटा श्यानता गुणांक वाले द्रव के लिए पृष्ठ तनाव S तथा पृष्ठ ऊर्जा W में संबंध स्थापित करो, तो समीकरण 2 तक सिद्ध करता है। हो गया सर 2 ऐसे करूँगा, S तो समझ में आया, 2 कर सकते दो सतह है, एक तो आगे वाली सतह पे A डैश C डैश और P और Q, एक तो जो हमें दिख रही है वो सतह है, हाँ। और एक इसके पीछे वाली सतह, दोनों नहीं दिख रही। दो सतह, जैसे ये हाथ है, वो भी एक आगे सतह भी। ऊपर की है, दूसरी सतह नीचे नीचे की, तो ऊपर वाली पे SL है, नीचे वाली पे 2SL। SL, तो टोटल 2SL। 2 में मैं क्या करता हाँ टूटी आए तीन टूटी है, वजह क्षेत्र टूटी है, हूँ एक वीक में खाली रेखा है, 2 वीक में और सारी फिर 3D का माइन घन घनाव मिलना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संपर्क कोण के बारे में, केस नली के बारे में, केशिकात्व के बारे में क्या होता है, और ये आपका पाठ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्रिंस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद।